ठीक है। हाँ जी बेटे, देखो आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम को अपन को डिस्कस करना है। न्यूक्लियस हमने कंप्लीट कर लिया है। क्रोमोसोम से पहले आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियस में एक वर्ड हमने पढ़ा है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये जो क्रोमैटिन नेट है, क्या ये क्रोमैटिन जो नेट है यही कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। यही हमारा किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। लेकिन कब, ये ध्यान से समझना, क्रोमोसोम के फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा? जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब क्रोमैटिन नेट क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन नेट गेट्स कंडेंस। ये एक प्रोसेस का नाम याद रखना है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की प्रोसेस से ये कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम में। मतलब एक आप ऐसे समझ लो कि खुला हुआ धागा है, उसको बहुत ज्यादा उलझा दो तो आपको कंडेंस होके एक शेप ले लेगा, एंड दैट इज द क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है, कल आपने डिस्कस कर लिया है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्लस कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इनका ये अपना क्रोमैटिन मटेरियल है। यही क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाए टू फॉर्म क्रोमोसोम। यही हमारा क्या बना देता है? क्रोमोसोम बना देता है। अब एक फेज का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, सेल डिवीजन का फेज है मेटाफेज। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे मेटाफेज क्या है। सेल साइकिल में आपने जो एम फेज पढ़ा हुआ है, एम फेज के बारे में मैंने आपको बात करी है। एम फेज के 4 फेजेस होते हैं। प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, एंड लास्ट वन इज द टीलोफेज। तो इसमें से एक फेज का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाफेज। अभी क्या होता है सब कुछ हम सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम की आपको स्टडी करनी है, बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ एम फेज। ये सब स्टेज है एम फेज का। तो मेटाफेज वाले सब स्टेज में आपको क्रोमोसोम बढ़िया दिखता है सेल के अंदर, ठीक है। दूसरा, नोट करके जो पॉइंट है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों अलग पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। शेप, अगर क्रोमोसोम को आपको पता करना है कि कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम का शेप कैसा है, ये आपको स्टडी करना है अगर, तो आपको एनाफेज में स्टडी करना होगा। मतलब मेटाफेज के बाद वाला जो फेज आता है एनाफेज, तो उसमें आपको बेस्ट शेप जो क्रोमोसोम का पॉसिबल है दैट कैन स्टडीड। बट मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम का फॉर्म या जो क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है सेल के अंदर न्यूक्लियस में, वो हमें मेटाफेज में ही पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर शेप का स्टडी तो एनाफेज, क्रोमोसोम की स्टडी सिर्फ बेस्ट स्टडी करनी है तो आपको मेटाफेज। अब नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब एक स्पीसीज के सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट या फिक्स होते हैं। उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं सबके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे यहाँ पे एक आपका एक चार्ट है, एग्जांपल है किसके पास कितना क्रोमोसोम है। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, सबसे पहला अपना ही है ह्यूमन बीइंग के पास कितना क्रोमोसोम? 46। कितना? 46। ये 46 जो क्रोमोसोम है ये एक्चुअली क्या है? 23 पेयर्स हैं। कैसे हैं? 23 पेयर्स। मैं इनमें से एक दो पेयर अगर बनाऊं तो ये मान लो कि एक पेयर है, ये दूसरा, इसको हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा पेयर है ना। तो पेयर नंबर कितने हो गए? 1 and 2। बट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 4। तो सेम एज इट इज 46 नंबर में कितने पेयर? 23 पेयर, 23 पेयर। अब देखना, ये जो, अब आपको थोड़ा सा बात समझना है, ये जो दोनों एक पेयर के क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हम ये ब्लू वाले को देखें या रेड वाले को देखें, ये दोनों का शेप, साइज, जो इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम पे है सेम, वो सारा इंफॉर्मेशन दोनों पे सेम होता है।
तो अगर हम इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस पेयर का एक क्रोमोसोम ले लें और इस पेयर का कोई एक क्रोमोसोम ले लें, तो हमें सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन की कॉपी ये है, सेम इसका कॉपी है ये, है ना। तो जब हम किसी सेल में क्रोमोसोम की एक और कॉपी प्रेजेंट हो, हर क्रोमोसोम की एक और कॉपी प्रेजेंट हो, तब उस सेल को बोला जाता है डिप्लॉइड सेल, 2n कंडीशन। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल। अगर उसी के 3 कॉपी बन जाए, हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो, तो उसको लिखा जाएगा ट्रिप्लॉइड कंडीशन, 3n। 4 कॉपी हो जाए 4n, है ना। अगर यही मैं n लिख दूं, यहां पे देखो ये लिखा है n, अभी कुछ बहुत सारे टर्म्स हैं जो समझने हैं। n का मतलब जो आपने यहां पे इधर देखो, इस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम आ गया और रेड वाले का एक आ गया, तो ये क्या हो गया? क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 2। ये हर पेयर का एक क्रोमोसोम आया, तो ये इसका कॉपी नहीं है ना इसका कॉपी है, लेकिन हर सेट का एक क्रोमोसोम है यहां पे, तो इसको हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे। जब कॉपी नहीं होता है तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। और हमारा गैमीट सेल जो होता है, जैसे हमने गैमीट का नाम आपको सुना हुआ है, स्पर्म है, एग सेल है, दैट आर इन द कंडीशन ऑफ हैप्लॉइड। और जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो हमारी डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, 2n कंडीशन में होता है। दो आप ऐसे देख लो, यहां पे आपको और थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। ये 46 क्रोमोसोम को देखना, हमारी ओरिजिन कहां से शुरू हुई? स्पर्म प्लस ओवम से। इस स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है। 23 कौन कौन से कैसे होते हैं वो देखो, यहां इनका हम एग्जैक्ट नंबर लिख लेते हैं। 22 प्लस x होगा या फिर y होगा, जैसे मैंने मान लिया कि y है, और यहां क्या होगा? 22 प्लस x होगा। ये जब फ्यूज करा तो एक सेल बनता है जिसे हम नाम दे देते हैं क्या? जाइगोट। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ? 44 प्लस x एंड y, तो टोटल नंबर कितना है? 46 ही तो है। तो वो 46 कैसे है हमारे में? एक सेट, ये जो आपका 23 क्रोमोसोम है, एक सेट स्पर्म के पास है, एक सेट ओवम के पास है, यहां आके वो इस कंडीशन में हो गए, पेयर्ड कंडीशन में हो गए। तो 2 सेट, हर क्रोमोसोम का 2 सेट होता है हमारे हर सेल में, डिप्लॉइड कंडीशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, हमारी ओरिजिन डिप्लॉइड ऐसे आती है, फिर हम यही डिवाइड करेगा सेल और पूरा वो ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, तो आपको 2 टर्म यहां पे समझना है। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट बोले तो जिससे गैमीट बनता है, दैट इज द डिप्लॉइड सेल। मियोसाइट्स उन सेल्स को बोलते हैं दैट टेक्स पार्ट इन गैमीट फॉर्मेशन, जिसमें मियोसिस होके गैमीट बनता है, तो वो डिप्लॉइड होते हैं, तो उनका नंबर जस्ट डबल होगा जो गैमीट में नंबर होगा। गैमीट तभी बनेगा जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हर सेट का एक क्रोमोसोम हट गया, एंड क्रोमोसोम नंबर गैमीट में जस्ट हाफ, 46 का 23, 12 का 6, 42 का 21, 78 का 39। अब किसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आप यहां देखो, ये बात क्लियर हो गई। सेट का एक क्रोमोसोम रहता है गैमीट के पास, जैसे ये डिप्लॉइड सेल मान लो कि कोई 4 क्रोमोसोम के साथ है। कितने क्रोमोसोम के साथ है? 4 क्रोमोसोम के साथ है, तो उसका गैमीट 2 क्रोमोसोम के साथ होगा। और 2 क्रोमोसोम वो कौन से होंगे? पूरा एक पेयर नहीं होगा, दोनों पेयर का एक एक क्रोमोसोम। ऐसे 23 पेयर्स के साथ होता है, हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम गैमीट के पास आता है। ठीक है, अब देखो आगे, अभी ये सब कुछ आपको आगे बहुत डिटेल में समझना है, मियोसिस जब हम पढ़ेंगे ये सब कुछ, इधर बहुत ज्यादा नहीं है, इधर तो हमें बस अभी क्रोमोसोम की बात करनी है। बट यहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन जरूरी है कि आपके दिमाग में क्रोमोसोम के लेके सही चले, कि ऐसा कुछ डाउट सा ना रहे। ठीक है, इसलिए जरूरी है। अब देखो यहाँ नंबर पे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ एग्जाम्पल आपको याद भी रखने होंगे क्रोमोसोम नंबर के, है ना, जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन नेम है जैसे ह्यूमन बीइंग, अपना नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, हाउस फ्लाई, हम जो ऑर्गेनिज्म इन कॉमन हम देखते रहते हैं वो, रैट 42, 21, डॉग 78, 39, कैट 38, 19। फ्रूट फ्लाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फ्रूट फ्लाई, इसके पास सिर्फ 8 क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड नंबर सिर्फ 4। ठीक है, एक प्लांट है
ओफियोग्लोसम एक टेरिडोफिटिक प्लांट है, ठीक है। इसके पास डिप्लॉइड नंबर कितना है? 1260, 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड दैट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है, ठीक है। और है गैमीट के पास जस्ट इसका हाफ। एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई, एनियन सबका एग्जांपल है। एक ये बटरफ्लाई का देख रहे हो 380, 190, ठीक है। तो ये नंबर आपको थोड़े याद रखने होंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने फ्रूट फ्लाई पे टिक कर दिया है, राइस का याद होना चाहिए, मेज का पता होना चाहिए, इधर ह्यूमन बीइंग का, बस इतना सफिशिएंट है। ये आपको तो याद रखना ही, ओफियोग्लोसम है, ये तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ही है। तो ये आपको नोट, क्रोमोसोम के नंबर के रिगार्डिंग कुछ बातें पता चल गई। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमीट इज कॉल्ड जीनोम। जीनोम का मतलब होता है क्या? अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट। अभी मैंने ऊपर यही बनाया था। जीनोम का मतलब क्या होता है कि जाइगोट का एक, जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स है उसका एक सेट जितना आ रहा है, स्पर्म से कितना आता है 22 प्लस मान लो y, तो ये जो आपका क्रोमोसोम नंबर है दैट इज द जीनोम। इसी में तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन है, दूसरा तो बस कॉपी है। जो आपका ओवम के पास है 22 प्लस x, तो ये 22 जो क्रोमोसोम है, ये 22 एक दूसरे के तो कॉपी ही है। x एंड y अलग हो सकता है, एंड x एंड x सेम भी हो सकता है। समझ आ रही बात है ना? तो ये जो एक सेट है जो गैमीट में प्रेजेंट होता है, एक पेरेंट से, स्पर्म से आ रहा है तो एक पेरेंट हुआ, ओवम से आ रहा है दैट दूसरा डिफरेंट पेरेंट है। तो एक पेरेंट से जो हमें सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है इस हमारे जाइगोट को, दैट इज द जीनोम। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए बस, और वो आपको मिल जाती है हैप्लॉइड नंबर से ही, ठीक है। और उसको हम जीनोम बोलेंगे। ह्यूमन सेल, हमारा जो बॉडी का सेल है, 46 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड में, हैज 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। ये आपको अभी एक इंटरेस्टिंग सी बात मैंने लिख दी है। अगर हम अपने एक सेल का एक जो न्यूक्लियस है, इसमें जो 46 क्रोमोसोम है, कितने 46 क्रोमोसोम हैं, उन सभी क्रोमोसोम के डीएनए को निकालें और जोड़ें तो कितना 2 मीटर, ये 1 मीटर है, इसका डबल और ऐड कर लो, इतना लंबा डीएनए का थ्रेड बन जाएगा। कितना 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड बनता है एक सेल में। और आपकी बॉडी लगभग 4 से 5 ट्रिलियन सेल से बनी है। कितने सेल से बनी है? 4 to 5 ट्रिलियन सेल्स। सबका डीएनए निकालोगे तो पता है क्या होता है? सभी सेल्स का डीएनए हम ऑन एक्सट्रैक्ट करके और जोड़ के रस्सी बना दें पूरी, तो ये आपका अर्थ है और ये मान लिया कि मून है, तो यहां से ना 6 बार उस रस्सी को फैला सकते हो ऐसे। इतना लंबी रस्सी बनेगी 6 टाइम्स। एक इंडिविजुअल का डीएनए इतना लंबा है। लगाओ मैथ कैलकुलेशन, ये होता है, ठीक है। आप जोड़ते रहो, यही आएगा, है ना। तो ये आपका एक डीएनए, एक सेल के पास लगभग 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, और इसका प्रूफ 12th में मिलता है, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं उसकी हम बात कर ले। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किसके बेसिस पर, ये अभी हम थोड़ा भी यही इसको छोड़ेंगे, अभी हम ये बात नहीं करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर समझे। अगर हमें स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम का समझ आ गया तो हम टाइप्स 2 मिनट का काम है वो समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें, देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यहां देखना ध्यान से, ये क्रोमोसोम का एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर है। यहां आप एक ये देख रहे हो, ये आम इसको, और ये दूसरा आम इसका देख रहे हो। ये एक क्रोमेटिड है,
इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं, क्रोमेटिन नहीं बोल रहा हूं। क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में फर्क है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमेटिड बनाता है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमेटिड बनाता है। अब देखना, पहला स्ट्रक्चर है क्रोमेटिड। एट मेटाफेज स्टेज ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड। मेटाफेज में क्रोमोसोम आपका ऐसा दिखता है और इसमें दो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा और इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। मतलब मेटाफेज में आपके एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड? दो क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड? दो क्रोमेटिड। बोथ, इन दोनों क्रोमेटिड्स का नाम देखो क्या रखा गया है? सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड्स को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के कॉपी है वो, सिस्टर क्रोमेटिड। एंड ये ज्वाइंट होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे। यहां देखो, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जहां पे वो ज्वाइंट है। इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। जिस पॉइंट पे वो ज्वाइंट होंगे, दैट इज पॉइंट इज द सेंट्रोमियर। एंड एक क्रोमोसोम के पास, ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, अ क्रोमोसोम मे हैव सिंगल क्रोमेटिड। किसी क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड भी हो सकता है, बट वो किस फेज में? एनाफेज या टेलोफेज में। बेटे ये अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा समझ आएगा, अभी मैं समझाने भी निकलूं तो आज तो नहीं हो पाएगा। आपको सेल डिवीजन, सेल साइकिल का कुछ नहीं पता, इसलिए आपको मैं अभी ये बोलूंगा कि बस पढ़ लो, आगे वाले चैप्टर में हम समझेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि एनाफेज में एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड होता है। वेट एंड वॉच, आपको उधर समझ आएगा, है ना। प्रोफेज एंड मेटाफेज में दो क्रोमेटिड होते हैं। प्रोफेज एंड मेटाफेज में दो क्रोमेटिड, एनाफेज में एंड टेलोफेज में एक क्रोमेटिड। छोड़ दो, अभी मत पढ़ो, मैं बाद में बताऊंगा। ईच क्रोमेटिड इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। एक क्रोमेटिड जो है आपका, ये अभी जो मैं समझा रहा हूं इतना समझना। एक क्रोमेटिड एक डीएनए का थ्रेड से बना हुआ है, एक डीएनए का कंप्लीट थ्रेड उसी में कॉइल्ड स्टेज में पड़ा हुआ है। किसके साथ? हिस्टोन के साथ, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ एंड आरएनए के साथ। यही था क्रोमेटिन मटेरियल का कॉम्पोजिशन। क्रोमेटिन मटेरियल ही कंडेंस होकर क्या बना दिया? क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिड में क्या कुछ अलग आएगा क्या? यही सब होएगा, डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन एंड आरएनए। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी बात, सेंट्रोमियर। जहां पे दोनों क्रोमेटिड ज्वाइंटेड हो, जिस पॉइंट पे जुड़े हो, दैट पॉइंट इज द सेंट्रोमियर। ये आपका क्या है? सेंट्रोमियर, यहां से जहां पे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना, ये आपको थोड़ा सा ना ये अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, नोड जैसा। ये सेंट्रोमियर नहीं है, ये सेंट्रोमियर नहीं है। जहां से ये अटैच्ड हैं, दैट पॉइंट इज द सेंट्रोमियर। जो अपन ये बनाते हैं ना, ये सेंट्रोमियर है, जहां से ये दोनों क्रोमेटिड अटैच्ड हैं। ये एक क्रोमेटिड हो गया, हमने मान लिया। ये दूसरा क्रोमेटिड है। इन दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने के लिए जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये सेंट्रोमियर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर। इसके जोड़ने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है जो दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो बटन जैसी स्ट्रक्चर्स, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर या चोर, जो बोलना है आपको बोलो, काइनेटोकोर। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज द सेंट्रोमियर। एंड सेंट्रोमियर कैसे वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनता है? विद द हेल्प ऑफ डिस्क लाइक प्रोटीन, दैट इज द काइनेटोकोर से ही एक्चुअली हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। काइनेटोकोर से ही आपका क्या? स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ये ध्यान रखना है। दैट इज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम इज
कंपैरेटिवली नैरोअर सेंट्रोमियर के रीजन पे आपका जो क्रोमोसोम है, जैसे यहां पे देखो तो इसका डायमीटर इतना है, ठीक है, लेकिन इस वाले रीजन पे डायमीटर थोड़ा कम है, नैरो है, तो नैरोअर पोर्शन होता है सेंट्रोमियर वाले रीजन पे। ऐसे समझ लो कि आपके पास दो स्ट्रक्चर है, कहीं से धागे से बांधोगे तो वो उधर ग्रुप सा बन जाता है, तो वो सेम एज इट इज है ना, तो वो ऐसा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज, ये जो नैरोअर पोर्शन है जिसे हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? सेंट्रोमियर वाला नैरोअर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात। अब देखो आगे, आपको क्रोमोसोम का नेक्स्ट बात, ये पिक्चर समझ गए तो फिर आपका कहानी पूरा हो गया। ये आपका देखो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट करा गया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। ये दूसरा क्रोमेटिड है जिसमें डीएनए का आपका दूसरा स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड। यहां देखो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया गया है, ये सेंट्रोमियर है, यहां से ये अटैचमेंट, एंड इसके साइड से दो आपकी क्या लग गई? कैनेटोकोर लग गया, एंड दिस इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसके हम क्या बोल देंगे? सेंट्रोमियर बोल देंगे। इसके अलावा भी कुछ क्रोमोसोम्स पर या बहुत सारे क्रोमोसोम्स पर हम कह सकते हैं कि आपको ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलेगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो क्रोमोसोम का पोर्शन है दैट इज टर्म्ड एज सैटेलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। इतनी बात समझ आ जाएगी। एंड क्रोमोसोम के एंड वाले पार्ट को, जिधर सैटेलाइट है वो तो आपका सैटेलाइट हुआ, जो एंड पार्ट है इसको बोला जाता है टीलोमियर। यहां पे देखो ये टीलोमियर वाला पोर्शन, ये वाला टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज टीलोमियर। ये आपको एक टर्म याद रखना है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा कुछ प्लेसेस पर क्रोमोसोम में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिख जाएगा। अब मैंने आपको ये बता दिया था, NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, जब आपका न्यूक्लियोलस, क्या? न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम से अटैच हो जाए तो वो बनाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। याद हो तो आपको जब मैं न्यूक्लियोलस पढ़ा रहा था तब बताया था, और वो उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ह्यूमन बीइंग का ये एग्जांपल दिया हुआ है और ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 हैज दिस NOR, दिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ होते हैं। सैटेलाइट की बात हो गई, टीलोमियर की बात हो गई, है ना। टीलोमियर प्रिवेंट करता है क्रोमोसोम का फ्यूजन, एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ ना फ्यूज करे, ये हमें याद रखना है। एंड अब आ जाओ इधर टाइप्स पर। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात पूरी हो गई। स्ट्रक्चर में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, बस इतनी सी बात है। अब जो आपको बात समझनी है वो टाइप्स पे समझनी है। टाइप्स देखना, आपको बस सेंट्रोमियर का बेसिस बनाया गया है। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम को हम 4 ये ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने ग्रुप्स में? 4 ग्रुप्स में। पहला मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। कैसा? मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर बिल्कुल क्रोमोसोम के बीच में हो, मिड में हो। कहां पे हो? बीच में हो, मतलब जो क्रोमेटिड का ये आर्म इधर है वो और जो आर्म इधर है वो इक्वल हो, ये दोनों आर्म्स बराबर होती हैं, इक्वल होती है। आर्म टू आर्म रेशियो इनका 1:1 होता है ना, दोनों इक्वल होती हैं। जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर हो, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हो, तो उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। उसको हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें एक आपको शॉर्ट आर्म दिखेगा, एक लॉन्ग आर्म दिखेगा, ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तीसरा आपका है मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया। जब टीलोसेंट्रिक
जब बिल्कुल टिप पर हो नहीं, आपका एक्रोसेंट्रिक आ जाएगा। दिस वन इज द एक्रोसेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। जब क्या हो जाए, सेंट्रोमियर एक एंड की तरफ हो, बिल्कुल टिप पर ना हो बट एक एंड की तरफ हो, बहुत छोटा आर्म बनेगा इसके कंपैरिजन में, देखो तो बहुत छोटा है, और एक बहुत लंबा आर्म बन जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो और लंबा होता है, ठीक है। और लास्ट वन इज द टीलोसेंट्रिक। कौन सा? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक पे सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन पे होगा, बिल्कुल टर्म एंड पर क्रोमोसोम के होगा, तब उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अब इन क्रोमोसोम्स का आपसे कई बार शेप पूछा जाता है। ये इसका शेप वी शेप होता है। जब हम इसको बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा हमें सेल में दिखता है, वी शेप। ये आपको एल शेप में दिखता है, कैपिटल एल शेप में दिखता है, ये जे शेप में दिखता है, और ये कैपिटल आई शेप में दिखता है। तो ये शेप जरूर याद रखना। वी शेप में कौन सा? मेटासेंट्रिक। एल शेप में सब मेटासेंट्रिक। जे शेप एक्रोसेंट्रिक। आई शेप टीलोसेंट्रिक का होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है टाइप्स में। देखो मेटासेंट्रिक जब आपका सेंट्रोमियर कहां पे प्रेजेंट हो? मिड में। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा सेंटर से दूर हो, मिड से थोड़ा सा दूर हो। एक्रोसेंट्रिक जब सब टर्मिनल हो, टर्म से थोड़ा सा नीचे हो। और टीलोसेंट्रिक टिप पर सेंट्रोमियर का लोकेशन हो, दैट इज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की भी कहानी ये है, खत्म। दो टर्म है आपके लिए ये बढ़िया वाले, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। कैरियोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑल क्रोमोसोम ऑफ अ सेल विच इज स्पेसिफिक फॉर अ ईच स्पीसीज। जो हमारा है कैरियोटाइप कैन बी स्टडीड इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। कैरियोटाइप इंक्लूड्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, रिलेटिव साइज, एक से दूसरे का कितना, कौन कितना बड़ा है कौन छोटा है, पोजीशन सेंट्रोमियर की कहां पे है, उनके लेंथ, आर्म का लेंथ पता चल जाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पता चल जाते हैं, बेंडिंग पैटर्न पता चल जाता है। एंड इडियोग्राम क्या है वो समझना। जब इन्हीं क्रोमोसोम्स को पेपर पे, किस पे? पेपर पे हम प्रिंट करें, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन को इडियोग्राम बोला जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप को ही पेपर पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, दैट इज द इडियोग्राम। कैरियोटाइप आपको स्टडी करना है क्रोमोसोम का। क्या क्या कैरियोटाइप में हम स्टडी करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, रिलेटिव साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, लेंथ ऑफ आर्म एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, बेंडिंग पैटर्न। इन सब की हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से मेटाफेज में, सेल के मेटाफेज में। लेकिन उसी को हम अगर प्रिंट कर दें, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दें पेपर पे, दैट इज द इडियोग्राम। उसको हम क्या बोलेंगे? इडियोग्राम। दैट्स इट। न्यूक्लियस की कहानी खत्म। न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमोसोम की कहानी खत्म। क्रोमोसोम का टाइप्स, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और ये सब कुछ। ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना है। दैट्स इट।